हमारे वैदिक पद्धति में 4 आश्रम बनाए गए हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। व्यक्ति गुरुकुल में जाता है, विद्याध्ययन के लिए जाता है, और जब उसकी उम्र हो जाती है तब फिर ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गुरुकुल में जाया करते थे विद्यार्थी लोग। कुछ ऐसे विद्यार्थी हुआ करते थे जो गुरुजी के पास ही रुकते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करके बाद में संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। और कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो ब्रह्मचारी आश्रम में संयम की शिक्षा लेकर के ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे, गृहस्थ जीवन में रहेंगे और बाद में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की ओर बढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के आश्रम, और ये व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भी हैं। ये पूर्णतः वैज्ञानिक हैं चारों आश्रम। तो ये 4 प्रकार के आश्रम हुआ करते थे। और तो उसमें से गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम अर्थात जब व्यक्ति विवाह करता है किसी कन्या के साथ में, कन्या किसी पुरुष के साथ में विवाह करती है तो उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। जो विवाह हैं वो वैदिक संस्कृति में 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला विवाह होता है दैवीय विवाह। दैवीय विवाह जहाँ माता पिता की आज्ञा से दोनों परिवार एक साथ बैठते हैं, बहुत सारी बिंदुओं के ऊपर चर्चा होती है, उनके गोत्र क्या हैं, ज्योतिष का सहयोग लिया जाता है कि भविष्य में ये जो दंपति है, जो लड़का लड़की है, इनका जीवन किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से इनके गुण मिल रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की मैत्री किस प्रकार से है, इन सब का विचार किया जाता है। कुल परंपराएं कैसे हैं, भाषा इत्यादि, संस्कृति, संस्कार, उन सब का विचार करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस बात को निर्धारित करते हैं कि ये शादी करना, ये विवाह करना ठीक है, आगे ये विवाह उपयुक्त रहेगा और ये दोनों बच्चे बच्ची सुखी रहेंगे। उसको कहते हैं दैवी विवाह। दूसरा होता है स्वयंवर। माता सीता का हुआ, माता द्रौपदी का हुआ। स्वयंवर उसको कहते हैं जब कन्या बहुत ही विशिष्ट होती है। जैसे द्रौपदी माता यज्ञ से उत्पन्न हुई, माता सीता भी धरती के अंदर से उत्पन्न हुई, पैदा हुई। तो कन्या बहुत ही विशिष्ट हो, या कि वो राज्य के जो राजा हैं वो कोई ऐसी विशेष शर्त रखें। जैसे भगवान कृष्ण की एक पटरानी थी, उनका भी स्वयंवर हुआ था। शर्त ये थी कि ये जो 8 बैल हैं, इन 8 बैलों को जो कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, उससे हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो इस प्रकार की प्रथा जिसमें कन्या या कन्या के पिता के द्वारा एक शर्त रखी जाती है और जो राजा, जो व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता है उसके साथ कन्या का विवाह किया जाता है, इसको स्वयंवर कहा जाता है। तीसरी जो विवाह की पद्धति है उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। आज की भाषा में कहें तो प्रेम विवाह, जहां लड़का और लड़की, उनकी भावनाएं प्रमुख होती हैं, एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद वैवाहिक जीवन में वो लोग आगे बढ़ते, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। ये गंधर्व विवाह हो सकता है कि माता पिता की आज्ञा से भी हो सकता है माता पिता की आज्ञा के बिना भी हो। और चौथा प्रकार का जो विवाह होता है वो होता है राक्षस। राक्षस में क्या होता है, स्त्री का हरण करके जो है ले जाया जाता है। होती है स्त्री की इच्छा होती है, लेकिन बाकी सब लोग क्या होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। जैसे माता रुक्मणी का विवाह हुआ, माता रुक्मणी ने स्वयं पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण देखा कि ये सारे असुर लोग एक साथ हो गए हैं, रुक्मी इत्यादि। राजा भीष्मक चाहते थे माता रुक्मणी के पिताजी की विवाह हो कृष्ण के साथ में, लेकिन उसका भाई का इच्छा नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण अपहरण करके ले गए। इसको कहते हैं राक्षस विवाह। ये सामान्यतः क्षत्रियों में पाया जाता है, क्योंकि शक्ति के बल पर वो कन्या की इच्छा पूर्ण करने के लिए कन्या को अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई किस प्रकार से पार्टनर को चुने, जो बाजू मतलब जिससे विवाह करना उसको किस प्रकार से। दैवी विवाह जो है उसमें तो कोई समस्या नहीं है, माता पिता ध्यान रखते हैं, सारे गुणों का ध्यान रखा जाता है और सामान्यतः उससे चुनाव होता है। फिर भी आज दैवी विवाह जो है उसमें भी लड़के लड़की की इच्छा प्रबल हो गई है। तो जब आप चुनाव करते हैं विवाह के लिए, लड़की लड़के का चुनाव करे या लड़की लड़की का चुनाव करे, तो एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी के विषय में क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। और जब आप अपने व्यक्तित्व को सामने वाले व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं और फिर आप उससे कह सकते हैं। जैसे मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं, काफ़ी अमीर हैं, काफ़ी अमीर व्यक्ति हैं। तो वो चूँकि भगवान की भक्ति उन्होंने स्वीकार कर ली, तो भक्ति स्वीकार करके तो उनका जो स्वभाव है बहुत ही शालीन स्वभाव है,
ज़्यादा कोई बाहर इस प्रकार से मूवीज़ देखने वगैरह नहीं जाते थे, रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाते थे, ऐसे उनके स्वभाव था, एक सरल शालीन स्वभाव। बाकी बहुत सारे कार्यों में रहते थे, वो आगे रहते थे। तो अब जब वो विवाह के लिए गए तो वो लड़की के सामने ये प्रस्ताव रखते थे, ये अपनी बात रखते कि देखो मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, और मैं रविवार को ऐसे कार्यक्रम करता हूँ, मैं समाज की सेवा के प्रति हमारा रुझान है, मैं इन जो सोशल सर्विस के प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं समाज सेवा के, उनमें मैं जाता हूँ। ऐसे उन्होंने अपना जो एक पूरा विचार है वो उस लड़कियों के सामने रखते थे। तो इतना अमीर होने के बावजूद भी, इतनी ऊंची शिक्षा होने के बावजूद भी उनको अनेक लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें आपसे शादी नहीं करनी है। तो वो उनको एक हो सकता थोड़ी देर के लिए बुरा लगता हो कि नहीं शादी नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया। बाद में कई जगह घूमने के बाद उनके स्वभाव वाली लड़की उनको मिल गई, जिसने स्वीकार किया कि ठीक है, हम इस प्रकार का स्वभाव हमारा भी है। क्योंकि लंबे समय में जब तक दोनों का स्वभाव एक सा नहीं होगा तो रिश्ते लंबे समय चलेंगे नहीं, दोनों के अलग अलग स्वभाव होंगे। तो हाँ, ये बात और है कि सामंजस्य, कोऑपरेटिव जो स्पिरिट है, कोऑपरेशन की जो भावना है वो बहुत अच्छी हो तो ऐसे रिश्ते लंबे समय तक चल सकते हैं। तो इसलिए पहले हमें अपना जो व्यक्तित्व है उसको अच्छे से समझना होगा कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं इस प्रकार की लड़की हूँ। जैसे कोई लड़की है, उसको लगता है कि भाई अपने को थोड़ा सा पैसा कम चल जाएगा लेकिन शराब पीने वाला लड़का नहीं चाहिए, वो IAS IPS ना हो, थोड़ा घर का खर्चा चले, लेकिन इस प्रकार का हमें लड़का नहीं चाहिए। तो क्या होगा, आप उस परिस्थिति में सुखी रहेंगे। कोई लड़का विचार करता है कि ठीक है, थोड़ी सी कम सुंदर लड़की चलेगी लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे रिश्ते टिकेंगे। तो ये विवाह करने के पहले ये विचार करना बहुत आवश्यक है, जो स्वभाव के ऊपर जो विचार है। तो पहले अपने स्वभाव को समझें, आपको समझ में नहीं आता है, सहयोग लें, भक्तों का सहयोग लें, काउंसलर का सहयोग लें, और सहयोग लेकर के आप भी अपने ऊपर काम करें, और फिर उसके अनुसार ही आप सामने वाले के सामने अपने विचारों को रख। यदि ऐसा करेंगे तब तो बहुत अच्छे से आपका जीवन आगे चलने वाला है। अन्यथा ये जो मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, ये सब प्रश्न हो सकता आज से आप 30 साल पहले पूछते तो इन प्रश्न का कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत, संस्कृति जो है उसको लोगों ने पकड़ के रखा था। माता पिता ने जिसका शादी कर दी, विवाह कर दिया तो व्यक्ति रहता था शांति से। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई, व्यक्ति की जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये सबसे पहले आप विचार करें, अपने स्वभाव के विषय में जानने का प्रयास करें, और उसके बाद यदि विवाह संबंध के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके विवाह टिकेंगे। और इसीलिए सामान्यतः क्या होता था कि पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे, माता पिता हुआ करते थे, उनको लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि एक उम्र में क्या होता है कि युवावस्था में सामान्यतः काम वासना प्रबल होती है। तो उस प्रबल काम वासना में सामान्यतः व्यक्ति उस पुरुष के या उस स्त्री के बाह्य सौंदर्य को ही देख पाता है, लेकिन बाह्य सौंदर्य बहुत दिन रहने वाला नहीं है। शरीर में रोग लग सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, चमड़ी की, त्वचा की कोई बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो शरीर, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी हो सकता है। तो शरीर तो ढलना ही है, अभी शरीर में तो और कमजोरी आनी ही है, लेकिन स्वभाव ही प्रमुख है। बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर पुरुष है, लेकिन सुबह आके 2 डंडे लगाता है, या बहुत सुंदर स्त्री है लेकिन इतनी कर्कश बोलती है कि पूरा सुबह से शाम तक अपना दिमाग गर्म हो जाता है, तो कैसे ऐसे रिश्ते टिकेंगे। तो इसलिए ये अपने स्वभाव के विषय में जानना, और अपने स्वभाव के विषय में जान करके यदि आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके और अपने पार्टनर का चुनाव करें, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके संबंध टिकेंगे, आपकी शादी, पूरा आपका जो प्रेम है पूरे जीवन चलता रहेगा, और सफलतापूर्वक आप गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं।